बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। पीडीएम एक बार फिर मुतहरक हो गई है और पीडीएम ने लॉन्ग मार्च का इंदिया दिया है। कई बार पहले भी पीडीएम लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुकी है और हुकूमत के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पीडीएम के ऊपर तनकीद कर रही है कि ये ऐलान पहले भी होता रहा है और ना ही इस्तीफ़ों के मामले के ऊपर पीडीएम की तरफ से कोई वाज़े हिकमत अमली सामने आई है और पहले भी इसी बुनियाद पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी इस इत्तेहाद से अलग हो गई है। अब हुकूमत के लिए क्या पीडीएम वाकई कोई बड़ी रुकावट पैदा कर सकती है, कोई बड़ा चैलेंज उनको दे सकती है? एक तरफ तो ये देखने की बात है, दूसरी जानिब मुआशी चैलेंज हुकूमत के लिए बढ़ता चला जा रहा है। शेख रशीद साहब ने, जो कि वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि 2 सालों में, जो आइंदा 2 साल हैं हुकूमत के, उसमें नैब एक तो तमाम केसेस निपटा लेगी, दूसरा उन्होंने ये पेशगोई भी की है कि बहुत सारे जो अपोजिशन के रहनुमा हैं उनको वो जेलों में देख रहे हैं। अपोजिशन बारहा हुकूमत के ऊपर ये तनकीद करती रही है कि नैब को सियासी इंतकाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हुकूमत कहती है कि नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है और वज़ीर दाखिला के इस बयान को लेकर दोबारा से ये तासुर पैदा हो रहा है कि हुकूमत का नैब से ताल्लुक़ है और नैब के हवाले से जो इल्ज़ाम लगता है हुकूमत के ऊपर, उसमें कोई ना कोई सदाकत तो ज़रूर है, क्योंकि पहले भी ऐसे बयानात सामने आते थे और अपोजिशन कहती है कि एक तरफ बयान आता था कि हम आपको जेल में डाल देंगे और उसके बाद हम जेलों में चले जाते थे। तो ये सारा सियासी सिनेरियो किधर जा रहा है? और जो सबसे अहम मामला है वो इंतखाबी इस्लाहात के मामले में है। हुकूमत अभी तक अपोजिशन को अपने साथ बिठाने के लिए कोई ख़ास संजीदा नज़र नहीं आती और इस वक्त हुकूमत को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी बात की है कि वो अपोजिशन की तमाम जमातों को साथ बिठाए, क्योंकि अपोजिशन के बग़ैर इस्लाहात होना मुमकिन नहीं है। तो ये वो मामलात हैं जी जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ बहुत ही एमिनेंट पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करवाते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर ओन अब्बास साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। उनसा बहुत शुक्रिया ज्वाइन इन करने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सस्सी परेजो साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा हैं। सस्सी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन इन करने के लिए। और हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं राजा आमिर अब्बास साहब, जो कि साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर हैं नैब के और एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत शुक्रिया राजा साहब ज्वाइन इन करने के लिए। ओन साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि शेख रशीद साहब ने ये जो बयान दिया है उसके मुताबिक ऐसे लगता है कि शायद हुकूमत ये इंदिया दे रही है कि आइंदा 2 सालों में हिज़्ब इख्तिलाफ के बहुत सारे रहनुमा जेल में होंगे। नैब की कारकर्दगी ऐसी रही नहीं कि वो 2 सालों में ये सारे केसेस निपटा लें। तो वज़ीर दाखिला के इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हुकूमत तो कहती है हमारा क्या ताल्लुक, हमारे कहने से तो नैब कुछ नहीं करेगा। देखिए बीबी, जहाँ तक कि नैब की कारकर्दगी है वो तो हमारी हुकूमत में बेहतरीन रही है। ऑल्दो कि हम बिलीव करते हैं कि किसी भी इंस्टीट्यूशन जमहूरियत में किसी भी इंस्टीट्यूशन उस वक्त बेहतरीन परफॉर्म करते जब उनको आज़ादी दी जाए परफॉर्म करने के लिए। अगर आपसे फिगर्स की बात कर लें तो हमारे 3 साल दौर हुकूमत ने तकरीबन 580 अरब रुपया नैब ने रिकवर किया, जबकि पिछले 18 साल में वो 260 अरब से ऊपर जा नहीं सके। तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो तो बेहतरीन है। जहां तक शेख रशीद साहब की बात है, मेरे ख्याल में उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था बड़ा क्लियर था कि इस वक्त इतनी के लीडर्स हैं या इस वक्त जाके अपोजिशन की जो सियासत कर रहे हैं, उन पे जितने केसेस हैं वो सारे के सारे जमानत पर रिहा हैं। उनमें से किसी के ऊपर भी कोई केस अभी तक सेटल डाउन नहीं हुआ। चाहे आप नवाज शरीफ साहब देख लें, लंदन में के लिए गए थे, वो भी जमानत पे है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा एवनफील्ड केस में जो उनको 7 साल की सजा है वो भी इस वक्त जमानत पे है। वो बेसिकली है तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर, लेकिन वो भी जमानत पे है। जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनके ऊपर इस वक्त 2 जो केस चल रहे हैं, एक वो टीटी वाला केस टीटी का, या ये 25 अरब का जो कि वो चपड़ासी के गांव में पैसे जमा करवाए थे सलमान शहबाज ने, ये दोनों केस पेंडिंग है तो खत्म नहीं हुए। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि जो इस वक्त लीडरान इतनी बड़ी ऑपोजिशन की इनकलाबी सियासत चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे केसेस पेंडिंग है और वो किसी भी वक्त जब उनके खिलाफ एविडेंस मुकम्मल हो जाता है या अगर डे टू डे कार्रवाई आज भी हाई कोर्ट में शुरू हो जाए तो वो फॉरेन केस कोर्ट में आ जाएंगे और वो प्रूव हो जाएगा कि उन पे जो इल्जामात है वो सच है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू था। अदरवाइज हमारा ऑब्वियसली इस इंस्टीट्यूशन से कोई ताल्लुक नहीं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप इतने बड़े जब इनकलाब की बातें करते हैं, पहले अपनी जो करप्शन के केसेस है उनकी बात कीजिए, और अगर कल को आप अरेस्ट हो जाते हैं, जो कि मोस्ट लाइकली है, लेकिन 2 साल बहुत बड़ा अरसा है। अगर शहबाज शरीफ साहब का पहला जो टीटी वाला केस है उसमें तकरीबन 60 से 70 गवाह
अपने जो है ना बयानात मुकम्मल कर चुके हैं, और वो जो वादा माफ गवाह है ना तकरीबन 3 के करीब है, वो भी अपनी जो है ना तकरीबन स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। तो वो सही। अपने मंतकी काम को केस पहुंचने वाले हैं, तो अगर किसी भी दिन अगर वो अरेस्ट हो जाते हैं, तो कानून अपना जो एक लाइन है, फ्लो है, वो मुकम्मल करने जा रहा है। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू इसकी तरफ से था, अदरवाइज हम तो किसी इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल नहीं करते जी। बिल्कुल ठीक हो गया। शशि, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे 2018 के इंतखाबात से पहले हमने देखा था कि नून लीग के बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो जेल में थे। अगर 2023 से पहले भी कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है कि जहाँ पे अपोजिशन के बड़े रहनुमा जो हैं वो जेलों में डाल दिए जाते हैं, तो शायद जो सियासी माहौल है वो बहुत ख़राब हो जाएगा। इस बयान की बहुत सारी तशरीह हो सकती है, एक तशरीह ये भी है, इसको आप कैसे देखती हैं? हाँ, शुक्रिया तंजीला। पहली बात ये कि शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं और पहले भी मिनिस्टर रह चुके हैं। वो अलग बात है कि कितने कामयाब रहे हैं या नहीं रहे हैं। उनको इस तरह की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए और अपने जो है वो डिपार्टमेंट को देखें। बहुत सारे इश्यूज हैं सिक्योरिटी के हवाले से, बॉर्डर्स के हवाले से, इंटरनल मामलात हैं जो हमारे लोगों की अमन अमान के हवाले से। अब यह है कि नैब जो है, देखें, हम एक्ट साहब से कभी भी भागे नहीं है, बल्कि कोशिश यही की है कि जो है होना भी चाहिए। लेकिन इसमें एक्ट साहब के नाम पर अगर इंतकाम होगा तो क्वेश्चंस रेज होंगे और हुए भी हैं। खुर्शीद शाह साहब जैसे लोगों की मिसालें सामने हैं। अब ये कहना कि जेलों में डालेंगे, जेलों में तो सबको वो डाल चुके हैं। जो भी टॉप लीडरशिप है, मुस्लिम लीग नून की हो या खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आसिफ अली जरदारी साहब हो, फराल ठाकुर साहिबा हो, और सीएम साहब पर भी केसेस चल रहे हैं। इवन बिलावल साहब के खिलाफ भी जो है उन्होंने उसे हथकंडे हुकूमत ने इस्तेमाल किए पीटीआई की। अब ये कहना, ये खराब तासर है कि ये कहना कि इदारे उनके हाथ के नीचे हैं। इदारे सबके हैं और अगर एक्ट साहब का कोई इदारा है तो रूल्स के मुताबिक उसको चलना चाहिए और यही तरीकेकार होता है। लेकिन अब ये बात है कि जो भी चीज उनको, क्योंकि पार्लियामेंट में ये कामयाब नहीं हुए, या तो पार्लियामेंट को ताले लगाए गए, या तो जो लेजिस्लेशन अहम तरीन, बुनियादी तरीन, जिसमें खासकर 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती, वो उन्होंने ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री लगाए कर उन्होंने हर चीज को कंट्रोवर्शियल किया। अब इलेक्शन कमीशन जैसे इदारों को भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाने की कोशिश की। अब आते मुझे तो लगता है जो सूरत हाल है और जो फेल्योर है, जो नाअहली है, नाकामी है, इसमें हम चाहे न चाहे ये हुकूमत है अपना पूरा करते हुए नहीं नजर आती। हाँ, लेकिन हम पीडीएम की तरह भी ये भी नहीं कि भाई कोई लायामल हो न, सिमत हो न, डायरेक्शन हो न, लेकिन बात बड़ी करें। हम पार्लियामेंट को हमने कोशिश की कि इसको अहमियत देनी चाहिए, लेकिन शेख रशीद जैसे लोग कैबिनेट में होंगे तो पीटीआई को किसी और अपोजिशन की या दुश्मन तो लग सकते हैं, लेकिन इस तरह की जो है लोगों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद इस तरह का माहौल बनाया हुआ है कि लोग हैरान और परेशान है। खासकर ये वो वक्त है, चैलेंजिंग टाइम है, एक्सटर्नल अफेयर्स के हवाले से भी और दाखिली मामलों से भी। क्या अफगानिस्तान के मामला हो रहे हैं, हमारे बॉर्डर्स के, वहाँ तो हमें नजर रखनी चाहिए अपने पड़ोसी मुल्क की जो है वो जो शैतानियां हैं, शरारतें हैं और जो कश्मीर के हालात हैं। ठीक है, आप कह रही हैं कि ये ऐसा वक्त नहीं है कि ऐसे मुतनाज़ बयान दिए जाए। अच्छा, हमारे साथ राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद हैं जो कि डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं साबिक और एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और माहिर कानूनदान हैं। राजा साहब, नैब की कारकर्दगी और उस कानून के हवाले से आपसे बहुत बार बात होती रही है। इस तरह के बयानात देना इस इदारे को कितना मुतनाज़ बनाते हैं? और अगर हम तारीख़ी तौर पर देखें, जब से नैब का इदारा बना है, हमेशा कुछ ना कुछ सियासी जमातें इसके ऊपर इल्ज़ाम तराशी करती रही हैं। आपको लगता है कि कोई तरीक़ाकार है कि ये सारा तासुर रफ़ा दफ़ा कर दिया जाए कि ये सियासी इंतकाम का टूल नहीं है, बल्कि वाकई एक गैर जानिबदार इदारा है? देखिए तंजीला, इस किस्म के बयानात नैब को तो क्या वो इतना बनाएंगे, ये हुकूमत को अपने ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि आपका अकाउंटेबिलिटी के जो केसेस चल रहे हैं उससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी किस्म का ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, आज़ाद अदारा है। और नंबर 2 ये कि आपका काम कि जनाब 2 साल में कि जी जेलें भर जाएंगी, ये हो जाएगा, ये नहीं है। पहले भी इससे नुकसान हुआ और हमने देखा क्या, नैब का जो अदारा है, अभी पीछे 2 साल रह गए हैं, जो पिछले 3 साल गुजरे हैं,
यू नेम वन सिंगल केस के जिसमें किसी पॉलिटिशियन को सज़ा दे दी हो। अभी तो वो 1 to 10 के स्केल पे दूसरी स्टेज पे भी नहीं पहुंचे वो केसेस। तो नैब के अदारे की जो अकाउंटेबिलिटी है, जो उसकी इन्वेस्टिगेशन है, उसकी जो प्रोसिक्यूशन है, या उसने जो डायरेक्शन ली हुई है, उससे तो अगर हम देखते हैं कि जब पैनामा का केस आया था तो लोगों के अंदर एक इस मुल्क में उम्मीद आई थी कि शायद इस मुल्क में जो ये बड़े लोग हैं, ये जो हुक्मरान हैं, इनका भी एहतसाब हो सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो केसेस जब JITs ने भी बना के सॉलिड एविडेंसेस के साथ दे दिए, तो नैब ने जो प्रोसिक्यूशन की, नैब ने जिस अंदाज में वो केसेस चलाए, वो हम टीवी पे हुकूमत के प्रेसेस भी देखते रहते हैं डेली के, जी ओपन एंड शट केस, ये पापड़ वाला, तो ये दूसरे वाला, ये वो TTs हैं। बट अनफॉर्चुनेटली नैब वो कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। और नवाज साहब अभी रिकवरीज का जिक्र कर रहे थे, रिकवरीज कोई कामयाबी है आपको लगता है? देखिए, कामयाबी किसी भी मुल्क में एहतसाब की तब होती है कि जब आप ये जो मेगा केसेस होते हैं ना, जब बड़े लोगों के केसेस होते हैं, उनकी एग्जाम्पल बनाइए कि इस मुल्क में छोटों के लिए कानून कोई और नहीं है और बड़ों के लिए और नहीं है, एक ही कानून है। लेकिन एहतसाब की कामयाबी तब होती है कि जब आप उन लोगों को टांगें कि जनाब जिन्होंने इस मुल्क से लूटी हुई रकूम जो आप और मैं जानते हैं। अब ये जो रिकवरीज हुई हैं, अगर आप रिकवरीज को देखते हैं तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि जनाब 1 अरब लूट लिया, उसमें से 20 करोड़ वापस कर दिए और प्ली बारगेन करके जी हम मिस्टर क्लीन हो गए। और जो रिकवरीज हैं वो ज़्यादातर जोन सी हैं वो फूड वालों से हो रही हैं, वो बेचारे ठेकेदारों से हो रही हैं। जो एक जंक अमाउंट है वो कराची में मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो ज़मीनें इन्होंने वापस की, उसको भी रिकवरी में डाल दिया। फिर जो ये ओमनी ग्रुप का केस था, इसमें मलिक रियाज की फैमिली ने जो एक बहुत बड़ा अमाउंट दिखाया, उसको रिकवरीज में डाल दिया। नेम अ सिंगल पॉलिटिशियन कि किसी से कोई रिकवरी हो, वो फवाद हसन फवाद, वो आहद चीमा, वो कहाँ गए? क्या आपने रिकवरीज की? कोई रिकवरीज नहीं। वो उसके बाद ख्वाजा बिरादरान के केसेस, ख्वाजा आसिफ के केसेस, एंड देयर आर सो मैनी अदर केसेस जिसमें कोई रिकवरी नहीं हुई। अब जो इशू इनको आएगा कि जी अगले 2 साल में जी बड़ी गिरफ्तारियां होंगी। भाई साहब, आप पार्लियामेंट में बैठे हैं, शेख रशीद साहब और PTI की गवर्नमेंट, 1 माह बाद आज से ठीक चेयरमैन नैब रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती, उसको दोबारा अपॉइंट नहीं किया जा सकता। और नैब कवानीन में जो तमाम तर पावर्स हैं वो चेयरमैन नैब के पास हैं। वंस ही इज़ नॉट देयर, और उसको लगाना किसने है? खुर्शीद इसने, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है शहबाज शरीफ और हुकूमत ने। अब शहबाज शरीफ साहब वो शख्स हैं जिसके अपने ऊपर नैब के बेतहाशा केसेस हैं। अब क्या आप उनसे मशवरा लेंगे और उनकी रिकमेंडेशन पे एक ऐसा चेयरमैन लगाएंगे कि जो आके खुर्शीद शाह साहब का, जो पुराने लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उसके बाद जो हमारे अब्बासी साहब है, शाहिद खाकान अब्बासी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनका एहतसाब करेंगे, जो शहबाज शरीफ का और उनकी फैमिली का एहतसाब करेंगे, तो पार्लियामेंट में जो मौजूदा PTI की हुकूमत है, इसके पास नेशनल असम्बली में भी अक्सरियत है और ये चाहे तो सेनेट में मामूली से चंद लोगों का फर्क है, वहां से कानून तब्दील करना चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी के साथ नैब के जो चेयरमैन है उनकी अपॉइंटमेंट के तरीकेकार को चेंज करे। आखिरी दिन ये नहीं कि एक ऑर्डिनेंस ले आते हैं और कोई इलीगल सी उनको एक्सटेंशन दे देते हैं। और नंबर 2, अगर नैब का चेयरमैन नहीं होगा, जो अपोजिशन चाहती है कि हमारा आपस में बातचीत ही ना हो सके, तो ऐसी सूरत हाल में ना कोई फर्दर अरेस्ट हो सकता है, ना कोई गिरफ्तारी हो सकती है, ना कोई रेफरेंस हो सकता है, बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ चेयरमैन नैब किसी नैब के दूसरे एम्प्लॉय को ना वारंट्स का इख्तियार है ना रेफरेंस का है। तो ये एक ब्रेक ले लें। आपने बहुत सीरियस है। चैलेंज बताया PTI की गवर्नमेंट के लिए। मैं सेनेटर साहब से पूछूंगी कि PTI की गवर्नमेंट इस पे सोच क्या रही है, क्योंकि बाहर एक आम तासुर ये है कि शायद चेयरमैन नैब एक्सटेंशन के ख्वाहिशमंद हैं। ये भी पूछेंगे कि कितनी इसमें सदाकत है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे। और हम बात कर रहे हैं इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उसमें ज़ाहिर है नैब का इदारा एक
तनाज़ा है, एक आप कह लें कि पेन पॉइंट है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, इंक्लूडिंग ख़ुद जो गवर्नमेंट में है जमात तहरीक इंसाफ। ऑन साहब, आपके अपनी जमात के लोग भी नैब के तरीक़ेकार के ऊपर, और उन्होंने जिस तरीके का एक मेस क्रिएट किया हुआ है कि इदारों में लोग काम नहीं करते हैं, कुछ सिग्नेचर नहीं करता, लोग डरे हुए हैं, किसी तरह की जो ख़रीदारी कह लीजिए या जो बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं वो करते हुए सरकारी इदारे भी डरते हैं। तो ये राजा साहब ने आपको 3-4 चैलेंजेस गिनवाए हैं। एक तो नैब का कानून है, दूसरा चेयरमैन नैब की तैनाती का मामला है। तो आखिर में अब हम एक बार फिर कोई ऑर्डिनेंस देखेंगे, या आपको लगता है कि आपकी गवर्नमेंट संजीदगी से सोच रही है और उनके पास कोई ऑप्शन है इसमें ऐसी कि जिसके ऊपर कोई झगड़ा भी ना हो और ये मामला थोड़ा सा सुलझ जाए, क्योंकि नैब के ऊपर तो अपोजिशन से बिल्कुल आप लोग झगड़ा करके अलग हुए हुए हैं। देखिए, जिन चीज़ों की तरफ राजा साहब ने पॉइंट आउट किया, कुछ चीज़ें तो लॉजिकली ठीक हैं। मतलब ये समझना कि अब एक नए नैब चेयरमैन की अपॉइंटमेंट होनी है और कानून उस पे कहता है कि ऑपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस का उस शख्स के ऊपर एग्री करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली ये कानून है जो कि सबको फॉलो करना और हमें भी फॉलो करना, इसका तो वे आउट अब इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है। अब दोनों लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर साहब और शहबाज शरीफ साहब इस पे एग्री करते हैं, ये तो वक्त आने वाला बताएगा। ऑब्वियसली आई एम नॉट प्रिवी टू द इंफॉर्मेशन कि फ्यूचर में क्या होगा, बट जब तक ये नहीं हो सकता तब तक एक्सटेंशन उनको देना मेरे ख्याल में ये कानून में इसकी इजाजत है। जब तक वो एग्री नहीं करते, अब ये तो नहीं हो सकता कि उस स्टेशन को बंद कर दिया जाए कि उनकी नए जो शख्स है उनकी आने तक जो है ना नैब काम करना बंद कर दे। बट द पॉइंट दैट नीड्स टू बी नोटेड इज कि नैब की जितने भी कानून साजी हमारी हुकूमत से पहले की है। जब हमने हुकूमत अपोजिशन को ऑन बोर्ड किया था कि ठीक है फेयर एनफ करते हैं, तो इस किस्म की जो अमेंडमेंट्स आई थी वो ऐसी थी कि नैब को टोटली ना बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि पर काट देना, वो वाला कॉन्सेप्ट तैयार हो गया था। यानी उनकी जितनी भी उनके पास अथॉरिटी थी वो सारी की सारी चैलेंज हो गई थी। सो हम क्योंकि एहतसाब के नारे पे प्राइम मिनिस्टर साहब और पीटीआई आई थी 2018 के इलेक्शन में, तो हम किसी सूरत में ये कम अज कम आवाम को पैगाम नहीं देना चाहते थे कि जी आप नैब जैसा इदारा जो कि अकाउंटेबिलिटी करता है पॉलिटिशियंस की, जो खास तौर पे पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हो, उसकी अगर आप आगे पर काटना शुरू कर दें तो एक गलत मैसेज जाना था। लेकिन तो ये मैसेज कैसा ऑन सब, ये मैसेज आपके ख्याल में कितना अच्छा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि सबको इल्जाम लगा के अंदर कर दिया, साबित किसी पे कुछ नहीं किया, रिकवरी किसी से कुछ नहीं हुई, लूटी हुई दौलत भी वापस है जो 90 दिन में आनी थी। अनफॉर्चुनेटली देखिए, नैब के साथ इशू जो है ना वो साथ जुडिशरी का भी इशू होता है। उनका काम है किसी को पकड़ना, प्रोसिक्यूट करना और जाके अदालत में पेश कर देना। अब अगर आप देखें ना कि जो शहबाज शरीफ साहब का, जैसे राजा साहब फरमा रहे थे ओपन एंड शट केस, अब वो हकीकत है कि उनकी बेगमात के अकाउंट में टीटियां आई हैं, नुसरत शहबाज साहबा के अकाउंट में पैसे आए हैं, हमजा शहबाज के अकाउंट में पैसे आए हैं। अब उसके साथ नैब ने, अब हाई कोर्ट ने जिस बात पे प्ली दी, उन्होंने कहा जी क्योंकि पैसे शहबाज शरीफ के अकाउंट में नहीं आए इसलिए उनको जमानत देते थे। अब जहां पे ये टेक्निकल लेगुनास हो वहां पे नैब भी बेचारे वो भी पीछे फट जाते हैं कि क्या किया जाए। अब ये तो कंफर्म है कि उनकी बीवी हैं, लेकिन ये वेरीफाई करना कि बीवी ने पैसे शहबाज शरीफ साहब के नाम पे लिए या बेटे ने पैसे अपने वालिद के नाम पे, ये कानूनी चीजें जो है ना, यहाँ टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं। वहां कानून आ जाए वहां पे वो भी पीछे थोड़ा स्टेप बैक कर जाते हैं। सो ये छोटे छोटे फ्लॉज सिस्टम के अंदर मौजूद हैं जो कि ऑब्वियसली 2/3 मेजॉरिटी से तो रिजॉल्व हो सकते हैं। सिंपल मेजॉरिटी से कानून चेंज करना या नैब का नया चीफ लगाना, मेरे ख्याल में, मेरी अपनी दानिश के मुताबिक, राजा साहब बेहतर बता सकते हैं, वो कानूनदान है, ये शायद मुश्किल होगा। एक टर्मोइल आ सकता है, कानूनी टर्मोइल इन द डेज टू कम, बट आई एम श्योर के देखें जो लोग जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, यकीनन वो किसी ऐसे शख्स को नहीं लाएंगे जिसपे लोग एतराज कर सके। आई एम श्योर जो भी शख्स नया नैब का चेयर बनाएगा उसकी एक अपनी एक कॉम्पिटेंसी होगी, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा जिसको फुलफिल किया जाएगा। एंड आई एम श्योर इस तरह का इशू बनेगा नहीं, क्योंकि देखिए 23 में इलेक्शन आने, 23 के बाद अल्लाह किसको इज्जत देता है ये तो वक्त डिफाइन कर रहा है। बट आई एम श्योर हम, अच्छा लीगली तो मैं राजा साहब से पूछूंगी, जो आपने सवाल पूछा है कि वो कैसे होगा, लेकिन ससी जो इस वक्त सियासी माहौल है, आपको लगता है कि अपोजिशन और हुकूमत किसी भी इस तरह के अहम मामले के ऊपर कहीं पे राब्ते में है? क्योंकि वो राब्ता कहीं नज़र नहीं आता, वो जो एक वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए पार्लियामान के अंदर, हमें तो वो भी नज़र नहीं आता। ना वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर नज़र आया, ना वो नैब के कानून की तब्दीली के ऊपर आया, उल्टा जो ब्लेम गेम था वो बहुत बढ़ गया। अब इस वक्त किसके ऊपर आप समझती हैं जिम्मेदारी आयद होती है कि ये जो अहम और हसास मामलात हैं इसके लिए माहौल को थोड़ा सा साजगार करे? देखिए तंजीला, जो पार्लियामेंट के अंदर या बाहर या पॉलिटिकल एरिया जो सीबीएम लाने होते हैं क्रिएट करने, तो वो ज्यादा जिम्मेदारी जो है वो उस वक्त की हुकूमत और कैबिनेट के लोगों पर होती है। अब लॉ एनफोर्समेंट इदारे तो अपना काम कर रहे हैं बॉर्डर पर और सिक्योरिटी के हवाले से, लेकिन हर चीज तो उनसे नहीं की जा सकती। नैब के हवाले से
कानून जरूर लाना पड़ेगा, क्योंकि आपको याद होगा वजीर आज़म साहब भी अभी बाहर जा रहे थे, जो कारोबारी शख्सियत यही कह रही थी कि आपने हमारे हाथ जकड़ कर रखे हैं, और यहाँ भी तो पीटीआई के लोग किस चीज के बार बार कह रहे हैं। दूसरी चीज जो बड़ा खराब पहलू ये है, देखा किसी को भागना नहीं चाहिए, लेकिन पहले तो उनके वज़रा जो है वो कटड़ा लगा देते हैं, खुद वो अदालत बनने की कोशिश करते हैं, फिर लोगों को जिस तरीके से डिफेंड किया जाता है और अभी प्रूव हो ही नहीं होती चीजें, और उन पर जो है पूरी उनकी क्रेडिबिलिटी हर चीज जो है वो दाव पे लग जाती है, उनकी जो है बेइज्जती होती है, और फिर पता चलता है कि ये भी यहाँ से भी अभी जो नाम दिए गए मुख्तलिफ अपोजिशन के हवाले से, मेरे ख्याल में वो बहुत सारे केसेस में हौसलेबाजियाँ ज्यादा थी, इंतकाम की भावना ज्यादा थी, और इस हवाले से खुद पीटीआई के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो रिकवरी बार बार जितना नंबर बताया जाता है उससे ज्यादा वो नुकसान हुआ है जो इन्वेस्टमेंट होनी थी वो नहीं हो सकी, और जिसका जवाब खुद इमरान खान साहब ने, उनके लोगों ने कहा कि ये हकीकत है कि हर्डल्स इस वजह से आ रहे हैं, तो अमेंडमेंट्स तो लानी पड़ेगी, कोई चाहे न चाहे, क्योंकि ये हकीकत है कि चीजें रुकी हुई हैं और चीजें उस तरीके से रूल्स के मूजिब नहीं जा रही। दूसरे सवाल का आपका मैं मुख्तसर जवाब दूं कि पार्लियामेंट के अंदर या बाहर जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हमारी पॉलिटिकल कुव्वतें हैं, ताकतें हैं, क्योंकि खारजी मामले को भी सिर्फ एक अकेली हुकूमत नहीं देखती, वो कश्मीर से लेकर अफगानिस्तान तक सबको, स्टेक होल्डर्स को, पार्टीज को एक पेज पर लाना जरूरी होता है, और उसमें पीटीआई को दूर नजरी से काम लेना होगा। और बिल्कुल आपने सही फरमाया कि पार्लियामेंट जो है वो बड़ा ही अहम आपका फोरम होता है, आपके रूल्स ऑफ प्रोसीजर के मौजूद भी और कॉन्स्टिट्यूशन के मौजूद भी, जो कि ये आंख और कान होते हैं स्टैंडिंग कमेटीज, उसमें लेजिस्लेशन जो पड़ाव होते हैं उसमें होने होते हैं, उसमें भी आपको अपोजिशन लीडर और सबको जो है, स्पीकर साहब जो है अनफॉर्चुनेटली वन साइडेड चीजें उन्होंने बहुत ज्यादा की है, लेकिन उसका भी गिला जो है जारी बात लोग कहते हैं कि जो सीनियर रहनुमा है पार्लियामेंट के अंदर पीटीआई के, उनको रोल अदा जो करना चाहिए था वो नहीं हुआ। ठीक हो गया, मैं ये पूछूंगी ओन साहब से कि ये कैसे वो किरदार अदा करेंगे, लेकिन राजा साहब जो 3 नुक्ते इन लोगों ने उठाए, पहले तो मुझे ये बताइए, आपने ये कहा कि अददी बर्तरी लेके हुकूमत कर सकती है, लेकिन जो नैब और एहतसाब का पाकिस्तान की सियासी तारीख में जो किरदार रहा है, उसमें आपको लगता है कि पॉलिटिकल कंसेंसस के बगैर कुछ भी होगा तो वो तो झगड़ा जारी रहेगा, वो झगड़े का हल आपके ख्याल में क्या है? देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो ओन साहब ने जो बात की, इनकी कंजम्पशन के लिए अर्ज है कि 2/3 मेजॉरिटी कतन नहीं चाहिए। इट्स क्रिस्टल क्लियर कि सिंपल मेजॉरिटी से नैब के कवानीन में तरमीम नैब के कवानीन में आप तरमीम ला सकते हैं। नेशनल असम्बली में अक्सरियत है, सेनेट में है, पैटिफ का बिल आया, और अगर सेनेट में थोड़ा सा कोई इशू भी आता है मुश्तरका इजलास बुलाया जा सकता है। नंबर 2, नैब का जो है कि जी उसका एक कोई असर पड़ेगा, या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही है, या पॉलिटिकल कंसेंसस आपको इन पिछले 3 सालों में कहीं नज़र नहीं आया। पार्लियामेंट की कारकर्दगी हमने देख ली कि पार्लियामेंट में आवाम के लिए कोई पॉलिसी नहीं आई, पार्लियामेंट में कोई लेजिस्लेशन नहीं हुई, जब भी बात हुई केसेस की बात हुई या एक दूसरे से लड़ाई झगड़े की बात हुई। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस मुल्क के लिए है कंसेंसस से ज़्यादा कि ये करप्शन का जो नासूर है इसको आपने जड़ से उखाड़ना है। आपकी जो गवर्नमेंट है, खासकर जो पीटीआई की है, वो तो एहतसाब का नारा लेके आई थी ना, वो तो कह रही थी कि हम सबका एहतसाब करेंगे, लेकिन एहतसाब अगर ना हुआ तो आगे इलेक्शंस में लोग ये नहीं पूछेंगे कि चेयरमैन नैब ने क्या किया या उसके प्रोसिक्यूटर ने क्या किया, लोग पूछेंगे इमरान खान साहब से ये इनको कथन नहीं, गिरफ्तारियां करने से केसेस नहीं बनते। केसेस बनते हैं कि आप नैब के कवानीन को देखिए और इस अदारे की रीस्ट्रक्चरिंग तो कर सकते हैं। आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आप फंडिंग करते हैं, आप उसमें पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हुई हुई हैं, उसमें ऐसे लोग बैठे हैं कि जो फैसिलिटेटर्स हैं, आप निकाल सकते हैं। आप चेयरमैन नैब अभी भी ला सकते हैं, लेकिन अब आप कहते हैं कि जी नहीं, एक्सटेंशन की गुंजाइश है। अगर गुंजाइश होती तो आपको फिर ऑर्डिनेंस लाने की क्या ज़रूरत है, एक नया कानून बनाने की क्या ज़रूरत है कि जनाब हम ऑर्डिनेंस के ज़रिए एक कानून बना रहे हैं जिसके ज़रिए हम इनकी एक्सटेंशन करेंगे।
एब्सोल्युटली नॉट फेयर और ये गलत है। और कोई शख्स भी अदालत में अगर इसे चैलेंज करेगा कि पर्सन स्पेसिफिक ये कर रहे हैं कानून साजी, आपको याद होगा कि इसमें बहुत से फैसले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जाती उसमें नहीं कर सकते। जब मियां नवाज शरीफ ने कहा कि मैं नाअहल हूं, और तो उसने कहा मैं पार्टी सदारत कर सकता हूं, कानून आ गया रातों रात, लेकिन वो कानून उठा दिया गया। तो इनको बड़ी संजीदगी से सोचना है हमारे लॉ डिवीजन को, और जो लोग हैं अब मुझे समझ नहीं आते कि एहतसाब का ये जो प्रोसेस है ये आया वाकई ही कोई एक प्रायोरिटी है, या इसमें वाकई ही कुछ ऐसी गुंजाइशें रखी जाती हैं कि बहुत से चेहरों को, बहुत से लोगों को कोई डील्स दी जाती हैं, कोई छूट दे दी जाती है, कोई इस लेवल पे उनके साथ नेगोशिएशंस होती हैं। तो ये चीज़ें कौम के लिए और अगले इलेक्शंस में काफ़ी हद तक नुकसान होगा। हाँ, जहाँ तक रहा नैब का दायरा, सिंस इट्स इंसेप्शन, जब से बना है, ये अपना असली काम करने की बजाय देयर इज़ नो डाउट कि इसने आर्म ट्विस्टिंग की है, पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग, इसने पॉलिटिकल क्वींस पार्टीज, किंग्स पार्टीज बनाई हैं, इसने लोगों को ऊपर प्रेशराइज किया है, लेकिन वो ही तमाम चीज़ों से तंग आके मौजूदा हुकूमत को वोट मिला ना, एक तीसरी कुव्वत आई, वो तो उन्होंने किया। चेंज नहीं करेंगे तो अगर ये नहीं करेंगे और नैब का दायरा और अकाउंटेबिलिटी उसी तरह रहेगा, तो फिर आई एम सॉरी टू से कि लोगों का जो एतमाद है ना करप्शन को जड़ से उखाड़ने पे, उससे ख़त्म होगा। अब लोग हंसते हैं कि अगर आप किसी को बताएं जी आज शहबाज शरीफ के खिलाफ एक नया केस हो गया, हमजा के खिलाफ हो गया, या PTI वो कहते हैं जी रहने दें खुदारा, ये छोड़े बातें, कोई एहतसाब नहीं होना। आप बात करें कि जी गरीब की कैसे आपने जो रोटी है और वो चीज़ें दुरुस्त करनी है। ठीक है जी, एक और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आऊँगी। मैंने कुछ जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं उस पर भी बात करनी है, और हमारे पास लीगल एक्सपर्ट भी हैं, तो उनकी राय भी पूछते हैं कि वो वाला सारा मुद्दा अब किस करवट बैठेगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी, वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे। और जो एक नैब का मामला तो है, जो मैंने कहा कि ये एक ऐसा मामला है कि जिसके ऊपर हमेशा से कंट्रोवर्सी चल रही है, और ये हमारी सियासी तारीख का एक बदकिस्मत कह लीजिए उसकी बात है। लेकिन जो दूसरा मामला है जो इसी तरीके से हमारी सियासी तारीख में बहुत सारे तारीख जो है ना, अगर उसको देखें पलट के तो बहुत तारीख बाब ऐड करता रहा, वो इंतखाबी इस्लाहात और इंतखाबात का फ्री एंड फेयर होना है। सबसे पहले अगर मैं आपसे इस पर राय लूँ कि PTI ने एक और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तैयार की है, और उन्होंने वो इलेक्शन कमीशन को भी दिखाई है, और वो ये गिला करते हैं कि अपोजिशन देख ही नहीं रही, देखे बगैर ही रद्द कर रही है। आप लोग देखें तो सही, एक बार बात तो करें। हो सकता है कि रिफॉर्म्स जो करना चाहती है हुकूमत, उसमें कोई बेहतरी हो रही हो सकता है ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन ही हमारे तमाम मसाइल का जवाब ढूंढ रही हो। क्यों नहीं आप लोग बैठ के इस पर सोचते, और उस मशीन को देखे बगैर, इनका जो तरीक़ाकार ये वज़ा करना चाहते हैं उसको देखे बगैर क्यों रद्द करते हैं आप लोग? जी देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि जो भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आए हैं इससे पहले भी, या जो एक्ट 2017 वाला था, उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और दूसरी जमातों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और हमारा वो तो क्लियर था। उसमें बहुत सारी रिकमेंडेशन थी, जो कुछ आई भी, कुछ रह भी गई। लेकिन बात यह है कि क्या सारी चीज एक EVM पर रुकी हुई है? क्या सारा जो ट्रांसपेरेंट और ये जो पूरा नीट एंड क्लीन जो हम और आप चाहते हैं, नादरी से पाक निज़ाम, RTS से लेकर दूसरे मामला जो हल हो सकते थे, मैनेज हो सकते थे, उस पर अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जो प्री पोल रिगिंग होती है और जो प्रेशर जाते हैं, विक्टिमाइजेशन होती है, मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल होते हैं, क्या वो सब ठीक हो चुके हैं? क्या वोटर रजिस्ट्रेशन में, इसमें हमारी कमेटी ने बहुत काम किया, क्या वो सारी जो चीजें अब हल होगी? अब एक जो EVM जिसमें महदूद ऑप्शन है, जिसमें सेकंड्स में जो है बहुत सारी चीजें अपसाइड डाउन करके एक मखसूस पार्टी को फायदा पहुंचाया जा सकता है, और जो 20-22 ममालिक की बात की जाती है कि वहाँ EVM इस्तेमाल, ये सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या जो बाकी जो ममालिक है, खासकर हम डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं, वहाँ तो पूरा पॉलिटिकल, आपका पूरा सोशल फैब्रिक हो या पॉलिटिकल सिस्टम, इवन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और इलेक्टोरल सिस्टम, इसमें तो बहुत सारी पेचीदगियां अभी हैं। इम्प्रूवमेंट कुछ आई है, कुछ होनी, क्योंकि हमें कंटिन्यूस एक जमहूरी
सिस्टम नहीं मिला है। बड़ी जदोजहद और उसके बाद जो है कुछ न कुछ जो है बेहतरी जरूर आई है, लेकिन इस हवाले से, ईवीएम के हवाले से, ये मशीन तो वैसे ही जो है ये कंट्रोवर्शियल है। इसमें बिल्कुल बहुत सारे मामला ऐसे हैं, को आप प्रोसेस से चलाएंगे, मशीन में भी उसमें 20 से ज्यादा आपके पास ऑप्शन में है ही नहीं कि वो खवातीन जो बेनजीर इनकम सपोर्ट में भी जो है अंगूठा लगाते हैं, बायोमेट्रिक में ही वो उनका नहीं सही प्रिंट आता, तो वो उसमें 10 दफा क्या वो बिठाकर 2 लोग आकर उनको लगवाएंगे, क्या करेंगे। ये बड़ा ही एक तो यूटोपियन वर्ल्ड से निकलकर असली और जो हकीकी जमीनी जो हकायक है पाकिस्तान में, जहां हमें बहुत सारे इश्यूज हैं और वहाँ एक वोटर की भी समझ बूझ जो है, हमारा एक बड़ा हिस्सा देहातों में रहता है, वहाँ बहुत सारे और इश्यूज भी है। प्रेशर से लेकर प्री पोलिंग डे पर भी बहुत सारे मामला हो जाते हैं। सही। और जो है खुद हमारी इलेक्शन, मेरी खुद इलेक्शन जो है 48 घंटों में मेरा रिजल्ट ही चेंज किया गया, 200 से मुझे कहा गया कि तुम हार गई हो अचानक। तो ऐसी चीजें भी हमने देखी। अभी आर्टिस्ट से हमने एक पूरी रिपोर्ट बनाई, उसका जवाब तक नहीं आया, और खुद उसकी रिकॉर्डिंग आ गई, जवाब नहीं आया। तो ये इश्यूज जो है, ये पहले ये तो हो जाए, ईवीएम का तो मरला भाई अभी। अच्छा, आप वो दूर है। राजा साहब, आपकी जो माहिराना राय है कानून को देखते हुए, इंतखाबात जब भी हुए पाकिस्तान में, आपको पता ही है कि उसके बाद क्या तमाशा हुआ। आपको लगता है कि कुछ संजीदा कोशिश हो रही है, कोई, जैसे मैं कह रही हूँ, राब्ता तो हमें कहीं नज़र नहीं आता, लेकिन इसका क्या वे फॉरवर्ड है कि इस्लाहात के ऊपर पेश रफ्त भी हो? अपोजिशन भी चाहती है इस्लाहात हो, हुकूमत भी कह रही है कि हमारी नीयत है, हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश हम इस्लाहात करें, लेकिन ऑन ग्राउंड कुछ हो नहीं रहा, सिर्फ ये टॉक शोज़ पे बातें हो रही हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, शशि साहबा ने काफ़ी हद तक दुरुस्त बातें की कि सिर्फ ईवीएम ही वाहिद रिफॉर्म नहीं है, हमने पूरा ओवरऑल इलेक्टोरल सिस्टम को रिफॉर्म करना है। सबसे पहले तो देखिए कि आपका जो इलेक्शन कराने का इंस्टीट्यूट है, कॉन्स्टिट्यूशन, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमिश्नर होता है और उसके बाद मेंबर्स होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है? उनकी अपॉइंटमेंट भी वही लीडर ऑफ द हाउस और वही लीडर ऑफ द अपोजिशन करते हैं। वहाँ भी मेंबर्स जिनका कोई फील्ड में तजर्बा हो, उनकी बजाय एक अपोजिशन का आ जाता है, एक ट्रेजरी बेंच का आ जाता है, एक उसका आ जाता है, तो दे आर ऑल पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स। जब ये पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं तो ये फिर जब इलेक्शन कमीशन में बैठी होती हैं, तो जो आइन ने इनकी जिम्मेदारी लगाई है, जैसे हालिया एक जजमेंट भी आई थी कि आपकी आइनी जिम्मेदारी है कि आप फ्री फेयर इलेक्शंस कराएं, लेकिन वो फिर जब उनके अपॉइंटमेंट्स जिन्होंने की होती है, जिन पार्टीज़ ने, वो उनको लेके आगे चलती हैं, जो हमें नज़र आया। फिर नंबर 2, जो हमारे यहाँ इलेक्शंस का सिस्टम है, आप मशीन तो लगा देंगी, जैसे प्री पोल रिगिंग की बात की, जैसे कि है कैंडिडेचर की बात कि कौन कैंडिडेट हो सकता है, क्या एक शख्स जिस पे अरबों करोड़ों रुपए के करप्शन के केसेस हैं, आप अपनी नेशनल असम्बली को देख लीजिए, सूबाई असम्बलियों को देख लीजिए, क्या उनको इलेक्शन लड़ने का इख्तियार होना चाहिए? फिर क्या जो इलेक्शन में आप कहते हैं, आपके लॉस कहते हैं नहीं, लेकिन ये सॉरी मैं एक बात, जो करप्शन केसेस की आप बात करें, तो नैब में तो ये भी होना चाहिए ना जी कि इतने महीनों में इनको खत्म करें। ये तो नहीं हो सकता है कि आप 5 साल एक बंदे के ऊपर करप्शन का इल्जाम लगाते रहे, ढोल बजाते रहे। खत्म किसने करना है? इसी पार्लियामेंट का काम है ना, ये कानून साजी, ये अदारों को मजबूत बनाना, क्योंकि हमारे मुल्क ने तरक्की या टेक ऑफ तब करना है जब अदारे मजबूत बनेंगे। अदारों के बारे में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी कि इनके जो क्रोनीज हैं, जो इनके हेड्स हैं, वो इन्होंने अपने क्रोनीज लगाए होते हैं कि जो अदारे मजबूत करने के बजाय इन हुक्मरानों को फैसिलिटेट करते हैं। तो ये तमाम काम हुकूमत का और पार्लियामेंट का है। और पीटीआई ने तो इस्लाहात का वादा भी किया था। इस्लाहात देखिए, हमने वो देखा, वो जी एक इशरत हुसैन साहब को बिठाया, सिविल सर्वेंट्स की वो इस्लाहात करेंगे, रिफॉर्म्स लेके आएंगे। 3 साल गुजर गए हैं, हमें नहीं पता चला सिविल सर्वेंट्स की हद तक क्या हुआ, क्या उन्होंने किया, पुलिस रिफॉर्म्स कहाँ पे आई। बात ये है कि जनाब, स्टेटस को कि जो आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं, चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे वो अपोजिशन में हो, स्टेटस को वालों को मौजूदा सिस्टम सूट करता है, मौजूदा इलेक्शन का सिस्टम सूट करता है, मौजूदा अदालती सिस्टम सूट करता है, मौजूदा आपका एहतसाब का सिस्टम सूट करता है, क्योंकि किस अंदाज से वो अदालतों से निकल जाते हैं सजाएं होने के बावजूद, और उन्हीं फ्लैट्स में अपनी ज़िंदगियां याशी से गुजार रहे होते हैं, किस अंदाज में इलेक्शन पिटिशंस आती हैं, उनको नाहल नहीं किया जाता, इसी अंदाज में ब्यूरोक्रेसी को, सिविल सर्वेंट्स को ये सिस्टम
सूट करता है कि स्टेटस को तोड़ने के लिए वो पीटीआई में इमरान खान भी को दोबारा से हिम्मत करनी होगी और अवाम को भी देखना होगा कि इसकी राह में रुकावटें क्या हैं। इन माफियास जिनसे ये लड़ रहा है, ये कोई एक दिन की जंग नहीं वो है, जो या स्टेटस को के 2 अशराफिया साल की जिनकी जंग बात नहीं करें, है। हमें तो ये पीटीआई में भी वो बहुत चेहरे नजर आते हैं। इसमें ऑन टाइम ऑल्दो लगेगा, बट अगेन ही इज द मैन हु स्टैंडिंग अगेंस्ट देम, और उम्मीद की जाती है कि इस स्टेटस को तोड़ने में यही कामयाब होगा। ऑन साहब, जो दोनों मामलात हमने यहाँ डिस्कस किए हैं और आपने राजा साहब की और सस्सी की बातें सुनी है, उसमें जो सबसे बुनियादी जिम्मेदारी है वो आपकी हुकूमत के ऊपर ये है कि आप माहौल साजगार करें। जब इस तरह की लड़ाई झगड़ा और तू मैं होती रहेगी तो जाहिर बात है संजीदा काम जो है वो पीछे रह जाता है, और बयानबाजी के सहारे तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट नहीं चलाई जा सकती, लेकिन कोई हमें कोशिश नज़र नहीं आती, ख्वाहिश भी नज़र नहीं आती कि इस्लाहात का मामला, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज की रिफॉर्म्स होनी थी, इदारा जाती इस्लाहात का वादा इमरान खान ने किया था, तो वो सारे मामलात पीछे रह गए हैं और सिर्फ एहतसाब के नाम के ऊपर जो लड़ाई झगड़ा है वो आगे आ गया है। तो अब खान साहब के पास 2 साल हैं हुकूमत के, कैसे पीटीआई इस सारे तासुर की नफ़ी करने में कामयाब हो सकती है और पेशरफ्त कैसे होगी, और इस्लाहात और जो कानून में चीज़ें तब्दील करनी है वो आप कैसे करेंगे? देखिए तंजील, अभी भी ये तो आपको एग्री करना पड़ेगा कि जो इलेक्शन के हवाले से इस्लाहात हैं उसमें गवर्नमेंट बहुत संजीदा है। मैं दोनों अपने ऑनरेबल कुलीग से पहले अगर ये सवाल पूछ लूँ कि सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक इशू नहीं था, हमने तो टोटल 47 के करीब इस्लाहात पेश की थी, उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी भी थे, उसमें फाइनेंशियल ऑटोनमस की बात भी की थी इलेक्शन कमीशन के हवाले से, इसमें पोलिंग एजेंट्स जो वो बाहर से हायर करते हैं उनको प्रॉपर परमानेंट स्टेटस देने के हवाले से बात की थी। बहुत सारे इश्यूज पे हमने कहा था ये 47 के करीब इस्लाहात है, इस पे बात करें। इशू ये है कि किसी एक इशू को पकड़ लिया जाता है जो हमें सूट नहीं करता, हम उस पर एतराज शुरू कर देते हैं। अब अगर आप पास्ट ट्रेंड देखना शुरू करें तो जितने इस वक्त बाई इलेक्शन यानी कश्मीर का इलेक्शन और सियालकोट का देखें तो ट्रेंड तो हमें सूट कर रहा है कि जी पीटीआई गवर्नमेंट से जीत रही है, तो जो इस वक्त प्रेजेंट सेटअप है वो हमें सूट कर रहा है कि इसी में इलेक्शन करा देते हैं। लेकिन इशू ये है कि अगर 23 में इलेक्शन इंशाल्लाह अगर पीटीआई जीत जाती है तो हमारी तमाम अपोजिशन जमातें ऑलरेडी उसको प्रीएम्प्ट मूव के तौर पे इस्तेमाल कर रही हैं, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल की थी इसलिए हम इलेक्शन हार गए। इशू ये कि 70 से लेके अब तक हर बंदा कहता है कि इलेक्शंस के ऊपर एतराज आता है, कभी आरओस का इलेक्शन बन जाता है, कभी वो जो आरटीओस का मैसेज बन जाता है जिसके थ्रू वो ट्रांसमिशन होनी थी इलेक्शन रिजल्ट्स की, उसकी बात हो रही है। सो एतराज तो सबको है, एग्री सारे करते हैं कि इलेक्शन का जो सिस्टम है वो फ्रॉडलेंट है या उसमें फ्लॉज मौजूद है और उसकी करेक्शन करनी है, लेकिन जब कोई उस पर तजावीज लेके आते तो बात कोई नहीं कर। लेकिन ऑन सब आप अफगानिस्तान को तो आप मशवरा देते हैं कि इंक्लूसिव सेटअप की तरफ जाएं, और इंक्लूसिव आप लोग भी कुछ कर लें, इनको शामिल तो करें। तो इंक्लूसिव तंजीला बेबी, मैं तो आपको ये अर्ज करूं कि इंक्लूसिव की हद तक, और मैं ये कहता हूं और बड़े वसूख से कह रहा हूं कि 99% ऑपोजिशन की जो लीडरशिप है उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को एक दफा जाके देखा नहीं कि वो चलती किस तरह, यानी कि वो इंटरनेट बेस्ड है या नहीं है, ट्रेसेबल नहीं निकलता, और उसका मतलब जो काउंटिंग का निजाम है सिंपल कैलकुलेटर वो काम किस तरह करता है, या बैटरी जो उसकी बैकअप वो कितना, किसी ने देखा नहीं किया। जहां अपोजिशन इतनी ज्यादा सख्त किस्म का एक रवैया अख्तियार कर ले, वो आप गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मतलब आप देखिए ओवरसीज पाकिस्तानी की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल ईवीएम साइड रख ले, तो ओवरसीज पाकिस्तानी को राइट देने में क्या हर्ज है? उसमें भी सबको एतराज है, नहीं जी क्योंकि बार्सिलोना में जो बैठा है उसको क्या पता कि जी भाराकू में या यहाँ पे जो गुजरात में क्या प्रॉब्लम है। ये कौन सी मंतक है किसी को डिफाइन करने की? वो पाकिस्तानी है, वो टैक्स पेयर देता है, लेकिन क्योंकि इनको समझ लगती है कि हर ये इशू उनको सूट नहीं करता इसलिए इस पे एतराज करेंगे। सो गवर्नमेंट संजीदा है, गवर्नमेंट आगे जाना चाहती है, लेकिन ऑपोजिशन वो जो एक वो ना कि एक प्री सेट माइंड के साथ उन्होंने जज कर लिया, नहीं जी इनकी जी नीयत जो है ना वो ठीक नहीं है। ये मेरे ख्याल एक प्रॉब्लम हमारे बस से तो बाहर है। राज साहब, आखिरी एक जुमला कि आपको लगता है कि कौमी मामलात पे इकट्ठे हो सकते हैं सियासी? देखिए, पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ हर इंसान के दिल में वो पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ है, जज्बा है, तो यकीनन ऐसे इश्यूज़ पे इन सब ने इकट्ठा होना है और माजी में हुए भी हैं। बात हो रही है कि जहाँ तक ये रिफॉर्म्स की इश्यूज़ हैं इसको बैठ के सोल्यूशन से और आप और हमने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस मुल्क के वज़ीर आज़म एक पार्टी के कहते हैं कि जी हाँ हम इलेक्शन चुराते हैं, हम इलेक्शन चुराते आए हैं, हमसे बेहतर इलेक्शन कोई चुरा नहीं सकता, तो ये फिर अवाम का काम है कि ऐसे लोगों को देखें कि जनाब खुदारा इनके पीछे न खड़े हों और
आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान खाली लीडरशिप का नहीं है, आपका, हमारा और अवाम सबका। राजा आमिर अब्बास साहब बहुत शुक्रिया, सेनेटर ओन अब्बास साहब आपका भी बहुत शुक्रिया जी, ससी प्लेजो साहब हमारे साथ थी, तीनों मेहमानों का शुक्रिया। जब तक हुकूमतें सिर्फ अपना टेन्योर कामयाबी से पूरा करने की हद तक पॉलिसियाँ बनाती रहेंगी, इस वक्त तक ये मामलात ऐसे ही उलझे रहेंगे। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की ज़रूरत है। पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है, आपके सियासी मुस्तकबिल से कतई नज़र आपको ऐसी पॉलिसियाँ बनाने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।